Hello students, welcome back. In this video, we are going to understand the MCQs of Chapter 11, Computer Networks, Part 2. So the first question says the protocols are, the four options are agreements on how communication components and devices are to communicate, logical communication channels for transferring the data, physical communication channels for transferring the data, or none of the above. So basically what are protocols? जब भी हम एक नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट किस तरह से कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। प्रोटोकॉल्स में लॉजिकल कम्युनिकेशन नहीं होता ट्रांसफर डेटा करने के लिए, और कोई भी वायर या वायरलेस जो फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल है दैट इज़ नॉट देयर, दैट इज़ वायर्ड जो चैनल्स होते हैं या वायर्ड केबल्स होती हैं दैट आर नॉट देयर। सो प्रोटोकॉल्स में इस चीज़ का कोई रोल नहीं होता, दैट इज़ वाई द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को जब हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, conversion or transformation. So converting a digital signal into analog signal is known as modulation. डिजिटल सिग्नल हुए जो हमारे 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, और एनालॉग सिग्नल हुए जो हमारे इस तरह की वेव्स की फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन कंप्यूटर द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ओवर अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर मीट कराना, दैट प्रोसेस इज नोन एज, देयर आर फोर ऑप्शंस, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल, तो ये तो हो नहीं सकता। डीमॉड्यूलेशन में दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट थिंग, एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है जिसमें हम लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करा देते हैं। So option number C is the correct answer. If you have to understand these concepts, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इस चैप्टर की जितने भी पार्ट्स की वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से उनके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन कंप्यूटर द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल ओवर द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। अब यहाँ पे बात की जा रही है एम्पलीट्यूड। मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अगर आप कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से सुपर इम्पोज कराते हैं तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए, जब हम लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे लेके आते हैं तो वहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, और जहाँ पे हम एम्पलीट्यूड में सुपर इम्पोजिशन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज find even parity bit for this 100100001। तो इसके लिए हमें चेक करना होता है कि कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 1 है, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 1 है, और इसे इवन बनाने के लिए हमें एक और 1 की रिक्वायरमेंट है ताकि ये 4 बन जाए। तो इवन पैरिटी बिट में हमें नंबर ऑफ 1 को टोटल इवन बनाना होता है, और ओड पैरिटी बिट में हमें नंबर ऑफ 1 को ओड बनाना होता है। 3 हमारे पास है, इवन बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? एक और 1 चाहिए, so the answer will be 1. Next is find the odd parity bit for this 100 10 11 0. Let us check how many 1 are there in this one. 1 2 3 and 4. So total there are 4 number of 1s, और इसे जो नंबर ऑफ 1 है उन्हें ऑड बनाने के लिए हमें कितने 1 की रिक्वायरमेंट है? एक और 1 की रिक्वायरमेंट है। दैट इज वाई द ओड पैरिटी बिट फॉर दिस number of bits will be 1. After this, the next question is, traditionally the internet checksum is 8-bit, 16-bit, 24-bit और 32-bit. When we talk about the internet checksum, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे पास कुछ सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। तो दैट इज वाई जो हमारा चेकसम होता है वो कितने बिट्स का होता है? इट इज ऑफ 8 बिट्स। नेक्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ चेकसम इज 0, द मैसेजेस, जब हम चेकसम कैलकुलेट कर लेते हैं और सारे हमारे पास जीरोज आ जाते हैं तो उस केस में मैसेज क्या हो सकता है? एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड,
सेंट बैक और रीसेंट। तो जब हमारे पास सारे जीरोज आ जाते हैं आंसर में, उस केस में मैसेज हमारा हो जाता है एक्सेप्टेड। देन चेकसम्स यूज डैश अरिथमेटिक। चेकसम किस अरिथमेटिक को यूज करते हैं? जब हम चेकसम निकालते हैं, क्या हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों में से एक करते हैं, और नॉन ऑफ द अबव? तो जस्ट यू कैन चेक द वीडियो whose link is given in the description box about the checksum. बेसिकली उसके अंदर जो भी हमारे पास चेकसम रिसीव होता है, हम उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बिट हमारी 0 है वो 1 बन जाएगी, और 1 जो है वो 0 बन जाएगी। मान लीजिए हमारे पास लास्ट में इस तरह से आ रहा है 1 0 1 0। तो अगर हम इसका चेकसम करते हैं तो 0 वाली बिट हमारी 1 बन जाएगी और 1 वाली 0 हो जाएगी। चेकसम में आपका 0 1 0 1। सो व्हाट वी हैव यूज्ड हियर 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। So here next question is the checksum of 0000 and 0000। तो checksum कर रहे हैं, 4 हमारे पास ये बिट्स हैं और 4 हमारे पास ये बिट्स हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करें आपस में तो वी विल गेट द आंसर अगेन एज 0000। और उसका हमें क्या करना है, अभी 9 क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा कि चेकसम के अंदर हम करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 0000 का आप 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1111, सिंस ऑल द बिट्स आर जीरोस। द आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द प्रोटोकॉल एंड द स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा अमंग द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, विच इज़ दैट प्रोटोकॉल FTP, RG, TCP और GOPR। सो इन दिस केस हमने TCP के बारे में पढ़ा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, विच इज़ द मेन प्रोटोकॉल जो इंटरनेट के ऊपर कोई भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड है। So that is why TCP will be the answer. Next is a firewall is. Firewall is an established network performance reference point. Software or hardware used to secure a private network from a public network. Virus that infects macros और predefined encryption key जिसकी हेल्प से हम डेटा को encrypt और decrypt कर सकते हैं। तो firewall, firewall आपको नाम से ही पता लग रहा है ऐसी वॉल जिसमें फायर हो, वो एक जेनरिक टर्म हो गई। लेकिन फायरवॉल को कंप्यूटर में क्या मतलब है कि एक तरह से वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। आपके कंप्यूटर को बाहर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी वायरस वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रही है। एक्चुअली वायरस के लिए हमारे पास ऑल द एंटीवायरस होता है, बाकी जैसे हम कोई भी चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम को वो प्रिवेंट करती है कि आपका सिस्टम किसी भी चीज़ से इन्फेक्ट ना हो जाए। तो आपके पास फायरवॉल क्या क्या हुआ, सॉफ्टवेयर और द हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू सिक्योर और गार्ड अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अ पब्लिक network. The next question is question number 13. Which multiple access technique is used by IEEE standard for wireless LAN? Wireless LAN और wired LAN, इसके लिए हमने पढ़ा था कौन कौन सी हमारे पास कोलिजन की टेक्निक होती है। एक होती है हमारी CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, एंड एक होती है हमारी CSMA CD। तो इस केस में जो हम वायरलेस के लिए यूज़ करते हैं दैट इज CSMA CA, दिस इज कोलिजन अवॉइडेंस। और एक CD जो होती है वो आपकी होती है कोलिजन डिटेक्शन। तो क्योंकि वायरलेस है तो आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो डिटेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, इसे उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल यूज हियर CSMA CA। Then which data communication method is used to transmit the data over a serial communication link? अगर आपको एक सिंपल सीधे वे में डेटा को ट्रांसफ़र करना है, सीरियल कम्युनिकेशन लिंक मतलब जहाँ पर डेटा एक सिंगल लाइन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो आप उसमें कौन से डेटा कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और ऑल ऑफ देम। तो इसके लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे सिंप्लेक्स, जहाँ पे एक साइड से डेटा हमारा ट्रांसफ़र होगा और अगर कोई और आ रहा है तो दैट नोड हैज़ टू वेट। हाफ डुप्लेक्स में बेसिकली हमारा क्या होता है कि वहाँ पे अगर एक ट्रांसमिट कर रहा है तो उस टाइम पे दूसरा वेट करेगा, फिर दूसरा रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद पहला ट्रांसमिट करेगा, यानी कि काम दो हो रहे हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, आपके दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो गया। तो अगर हमें सीरियल कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम किसे यूज़ करेंगे, सिंप्लेक्स को यूज़ करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेज ऑफ डेटा एक्सचेंज? डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इनमें से कौन सा वे नहीं हो सकता? अभी सिंप्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। तो यहीं से हमें आंसर पता लग गया। विच कैन नॉट बी द वे, मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स में जो नंबर ऑफ इनपुट की जो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं,
कि डेटा बहुत सारा जा तो रहा है लेकिन आउटपुट की फॉर्म में वो एक ही जगह पे या एक ही पैकेट की फॉर्म में या एक डेटा की फॉर्म में असेंबल होकर आपको दिखा रहा है। तो उस केस में हो सकता है कि जब डेटा बहुत सारा जाए, इनपुट बहुत सारा जाए, तो वहाँ पे आपके डेटा पैकेट्स लॉस हो सकते हैं, ठीक है ना। सो द which is not the way of data exchange is multiplex. Next is routing tables of router keeps track of. Routing table के बारे में हमने पढ़ा था। राउटिंग टेबल हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि किसी भी नोड को किस पाथ से ट्रैवल करना है। हमारे पास मान लीजिए बहुत सारी नोड्स हैं और किसी भी नोड को एक दूसरे नोड पे अगर जो पैकेट है, पैकेट्स को ट्रांसफर करना है। नोड्स तो आपकी फिक्स्ड हो गई ना, यहाँ से आपका डेटा पैकेट ट्रैवल कर रहा है, तो अगर उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है मान लीजिए, तो उसके पास एक मेथड है कि यहाँ से वो सीधा चला जाए, दूसरा उसका मेथड है कि वो यहाँ से पहले यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए। तो उसे ये देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक कहाँ पे कम है, डायरेक्ट कम है या दो रूट से कम है। तो उस केस में राउटिंग टेबल हमें हेल्प करती है। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन है मैक एड्रेस असाइनमेंट, ये एड्रेस नहीं होते। उसके पास पोर्ट असाइनमेंट्स नो, आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना नो। बेसिकली इसका काम होता है राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। पाथ को डिटरमाइन करती है कि किस पाथ से डेटा पैकेट्स ट्रैवल करेंगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ आईपी वर्जन 4। IP4 जो होता है हमारे, जो हमारे नॉर्मल अभी जो हमारे आईपी एड्रेसेस रहते हैं, उसका एड्रेस साइज दैट इज 2 raised to the power 32, you can say 32 bits. Similarly, the address size of IP6 that is 128 bit. Okay. For wired networks, which protocol is used for handling the collision? Wired network के लिए हमें कौन सी चाहिए? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड के लिए हमें चाहिए जहाँ पे हम कोलिजन को अवॉइड कर सकें, क्योंकि वहाँ हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। विल यूज CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। और जब हम बात करें वायरलेस नेटवर्क के लिए कोलिजन्स को हैंडल करने की, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? वायर्ड है। ओ 1 सेकेंड, वायर्ड यहाँ पे है तो इस केस में हमारा होगा कोलिजन डिटेक्शन, क्योंकि वायर्ड में हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और वायरलेस नेटवर्क में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा है CSMA CA दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस, वहाँ पे हमें अवॉइड करना है। So with this we have completed the MCQs of this chapter. I hope you have understood them. And in case any doubt is there in any of the questions, you can ask me in the comment section. और इस टॉपिक के बारे में और इन सब क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने के लिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन में समझने हैं, तो you can just watch all the videos from the link given in the description. Thank you.